हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर भारत और यूरोपीय संघ के क्या रिलेशन है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। सो गाइस, आप लोगों की ऑन डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है। इसके अंदर हम इंट्रो से लेकर क्वेश्चन के एंड तक आप लोगों को कौन से अच्छे संबंध बताने, या फिर आपसे पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी ये पूछा जाता है कि भाई भारत और यूरोपीय संघ के बीच में तनाव के क्या कारण है, तो आप तभी भी आंसर लिख पाओगे। ये कंप्लीट वीडियो है। यूरोपीय संघ और भारत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का जोड़ के अगर बनता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलेगा, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज सभी क्वेश्चनों को करने से पहले हमें पहले उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यूरोपीय संघ की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व के लिए सबसे सफल और सबसे अच्छा क्षेत्रीय संगठन साबित हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और साथ ही साथ देखेंगे कि भाई विश्व व्यापार का 5वां हिस्सेदार भी है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, 5वां विश्व व्यापार का हिस्सेदार है। और साथ साथ विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। अगर किसी देश से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कोई उठा सकता है विकासशील देश किसी बाजार से, तो यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन का ही बाजार है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, पहले इसके दो सदस्य थे, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन, जिनके पास में परमाणु हथियार था। लेकिन अब जो ब्रिटेन है उसने ईयू की जो सदस्यता है, ईयू का मतलब है यूरोपीय संघ, इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे। उसकी जो ब्रिटेन है उसने क्या करा है, ईयू की जो सदस्यता है इसको त्याग दिया है। इसी कारण से अब एक सदस्य इसका फ्रांस, जिसके पास में परमाणु हथियार है और वे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। साथ ही साथ एक सो गाइस, ये निश्चित है अगर भविष्य में कभी भी यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सदस्यता को बढ़ाया जाएगा, उसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, तो उसके अंदर जर्मनी और जापान, इन दो देशों का नाम जरूर आएगा। और ईयू में जर्मनी एक प्रबल देश है जिसका नाम आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ के 4 देश ऐसे हैं जो G8 के मेंबर है। G8 का मतलब क्या है, ग्लोबल 8, इसके मेंबर है। और साथ साथ देखेंगे आज ये विश्व की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है ये चारों देश। साथ ही साथ देखेंगे कि भाई जो यूरोपियन यूनियन है इसका गठन कैसे हुआ, तो मार्च 1957 में, कब, मार्च 1957 में रोम की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, रोम की संधि हुई थी। और इसके बाद में यूरोपियन समुदाय की स्थापना हुई और एक आगे चल के बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में ये यूरोपीय समुदाय ही ईयू बन गया, यूरोपियन यूनियन बन गया। इसके बारे में आपकी अलग से बुक है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे डीप से, क्योंकि वो पूरी बुक यूरोपीय यूनियन के बारे में रहने वाली है। यूरोपीय संघ जो है इसका निर्माण यूरोपीय देशों के बीच में व्यापारिक और यात्राओं को दूर करने के लिए, साथ ही साथ समान मुद्रा नीति अपनाने के लिए फलस्वरूप में हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ईयू का जो निर्माण है, पहले देशों ने सोचा, ईयू के जितने भी मेंबर हैं, कि हम ऐसी एक कॉन्टिनेंट को, जैसे अमेरिका ने बना रखा है कि भाई पूरी की पूरी एक वीज़ा नीति, वैसे हम एक ऐसी एक वीज़ा नीति अपनाएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे एक समान जो व्यापारिक मुद्रा के लिए और एक समान यात्रा के लिए ऐसी नीतियाँ कुछ हम बनाएंगे। और आगे चल के यही हुआ कि भाई जो ईयू है ये आर्थिक संगठन नहीं रहा है, अब ये एक राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हो चुका है। ईयू के बाकायदा एक अलग से इसका संसद है, ईयू के अंदर बाकायदा अलग से वीज़ा डिपार्टमेंट है, ईयू के अंदर बाकायदा अलग से जो इसकी न्यायपालिका है वो अलग से। तो इसके बारे में अलग से हम डीप से बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के सामने ऐड करना चाहता हूँ। गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी, तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसोएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए,
आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर गाइस करने यहाँ पर आप देखेंगे 1962 ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, क्योंकि इस टाइम पे हम देखते हैं भारत और चाइना का वॉर भी हुआ था। 1962 में भारत पहला एक ऐसा देश बना था जो यूरोपीय समुदाय का सबसे पहले मान्यता देने वाला देश बना। भारत सबसे पहले क्या करता है, सभी देशों को मान्यता देता है, इस बात का ध्यान रखना है, बस डेट याद रखनी है। यही देश इसराइल के साथ होता है, यही चीज़ चाइना के साथ भी होती है, यही चीज़ और देशों के साथ भी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और साथ साथ जो ईयू के, जो उस समय ईयू ना होकर ये यूरोपीय समुदाय था, उनके साथ में संबंध बनाने के लिए भारत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, परंतु भारत के लिए ईयू जितना इंपॉर्टेंट था उन देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए वो उस समय इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ अगर आज देखें हम, तो यूरोपियन समुदाय में ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है और भारत में भी एक लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के होने के नाते, मानवाधिकारों की बात के नाते, और साथ ही साथ पूंजीवाद होने के नाते हम दोनों देशों के बीच में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अब कनेक्शन हमारे देश बीच में विकसित हो रहा है, और औपचारिक रूप से हम दोनों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। 1983 के बाद में यूरोपियन समुदाय के सदस्य देशों के बीच में वार्ता चली, और इसके बाद में यूरोपीय समुदाय भारत के लिए एक अच्छा संगठन बनकर उभरा, क्योंकि वो भारत की ओर भी ध्यान देना स्टार्ट हो चुका था। भाई यूरोपियन यूनियन ने ये चीज़ नोट करी कि भाई भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बाजार बन सकता है, और इसके लिए भारत से बहुत सारे संबंध उन्होंने स्थापित किए। इन्होंने कई संगठन भी बनाए, जैसे आपके लिए यहाँ पर मैंने नाम लिख रखे हैं, भारतीय यूरोपीय समुदाय शिखर बैठक, दूसरा है भारतीय यूरोपीय संघ त्रिस्तरीय मंत्री, तीसरा है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, चौथा है भारतीय यूरोपीय समुदाय संयुक्त आयोग, पांचवा है आतंकवाद पर यूरोपीय समुदाय इसका कार्यालय, और छठा है आपका भारतीय यूरोपीय संघ गोलमेज सम्मेलन। परंतु ईयू और भारत के बीच में कई सारे राजनीतिक मतभेद हैं जो भारत के संबंध और ईयू के संबंधों को दर्शाते हैं। कई चीज़ जो एग्जाम में आपसे ऐसी पूछी जाती है कि भारत और यूरोपीय संघ के जो संबंध है वो खराब होने के क्या कारण है, तो उसका आंसर आपको यहीं से स्टार्ट करना है, बस इंट्रो आपको ऊपर वाला लिखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, तो तीन मतभेद है राजनीति को लेकर। सबसे पहला मुद्दा है कश्मीर समस्या, दूसरा है मानवाधिकारों का मसला, और तीसरा है परमाणु समस्या। सुनाओ यहाँ पर हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूरोपीय समुदाय के जो देश हैं वो प्रारंभिक वर्षों में सोचते थे जो कश्मीर मसला है ये इंग्लैंड और अमेरिका की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। परंतु आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो शिमला समझौता जैसे ही हुआ था 1972 में, तो इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में, किसके, भारत के बीच में और यूरोपीय संघ के जो देश है उनके बीच में इस बात में आ गई थी कि भारत, यूरोपियन यूनियन को कहीं ना कहीं भारत के इस सेंसिटिव मामले को हमें रिसॉल्व करवाना पड़ेगा, उसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो इस समय हम देखते हैं कि जो यूरोपीय समुदाय है उसने भारत और पाकिस्तान के बारे में एक जैसा रुख स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि वो भारत की मदद करेगा और पाकिस्तान की नहीं। जब भी कोई बात होती है, कोई बात का खंडन करना होता है, तो वो दोनों देशों के लिए करते हैं, ना केवल सिर्फ एक देशों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि कश्मीर में आतंकवाद और साथ साथ उग्रवाद है। क्या है, आतंकवाद है और उग्रवाद है, दोनों चीज़ें। और यूरोपियन यूनियन जो है आतंकवाद के तो खिलाफ है, परंतु जिस तरीके से भारत के जो सुरक्षा बल है वो कश्मीर के आतंकवादियों या उग्रवादियों से निपटते हैं, इसको लेकर जो यूरोपियन यूनियन है वो असंतोष प्रकट करता है और कहता है कि भाई भारत क्या करता है, वहाँ के लोगों के मानवाधिकारों का हनन करता है। तो ये भारत के और यूरोपियन यूनियन के विवाद के एक दूसरा कारण भी बन जाता है। और साथ साथ हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध में इसी वजह से खटास भी आया, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान एक मोहरा के रूप में यूज़ करता है, और भारत के अंदर जगह जगह या विश्व के अन्य कई भी स्थानों पर हम देखते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस आतंकवाद के कारण अखेत पैदा होता है। इस आतंकवाद मानव के अधिकारों का, ये जो आतंकवादी हैं ये मानव के अधिकारों का तो नहीं सोचते, लेकिन जब भारत अपनी इस प्रकार की नीति अपनाता है तो यूरोपियन यूनियन जो है वो मानव अधिकारों की बात करने लगते हैं। सो गाइस नाउ यहाँ पर यही थी बात। इसके साथ साथ अगली बात है परमाणु मसला। भारत और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में मतभेद का एक कारण परमाणु मसला भी है, क्योंकि भारत ने कभी भी एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए और ना ही आपकी सीटीबीटी पे हस्ताक्षर किए। इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि भाई जो यूरोपियन संघ के ज़्यादातर देश हैं उन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए और डायरेक्टली ये बात कह दी है कि भैया हम भविष्य में कभी परमाणु प्रसार नहीं करेंगे। लेकिन 5 देश ऐसे थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, और रशिया का मतलब सोवियत संघ से, और यहाँ पर अमेरिका। इन 5 देश भविष्य में परमाणु प्रसार कर सकते हैं, बाकी और कोई देश नहीं। तो भारत ने इस संधि को अपमानित और साथ साथ थोपी गई संधि कहा, इसी वजह से इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और भारत का ये कहना है कि भारत को अपनी पूरी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, इस वजह से जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो परमाणु हथियार नहीं बनाते।
फ्रांस को अगर हम छोड़ दें तो उनका ये कहना है कि भाई भारत जो है, भारत को क्या करना चाहिए, परमाणु मसले पर सोचना चाहिए, अपने कदम उठाने चाहिए इसके अंदर। और साथ ही साथ देखेंगे 1998 में भारत ने जब अपना सेकंड परमाणु परीक्षण किया, पहला कब किया था मुझे कमेंट में बताएं, वैसे मैं बता देता हूँ। 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। तो इस टाइम पे भी हम एक चीज़ ज़रूर गौर करते हैं कि भाई जो यूरोपियन यूनियन है उसके बीच में और भारत के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खटास आ गई थी, क्योंकि यूरोपियन संघ ने भारत की निंदा करी थी और कहा था भारत क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है। ईयू के सदस्य ने एशिया और साथ साथ भारत की सुरक्षा परिषद में G8 में शामिल होने के लिए समर्थन दिया, यानी इंडिया का भी मेंबर बनने की बात कही, क्योंकि भारत भी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब हम बात करते हैं आर्थिक सहयोग के बारे में। तो भारत और जो यूएस के बीच में आर्थिक सहयोग क्या क्या है, इस जगह पर हम बात करेंगे। तो राजनीति के साथ साथ आर्थिक द्वार भी यूरोपियन यूनियन के लिए और भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों देशों के लिए, दोनों तरफ के देशों के लिए आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो भारत के मसले पर कहीं ना कहीं उनका मौन रहना पड़ता है उनको। 1973 और 1981 में दो समझौते हुए, इसके बाद ईयू से भारत के संबंध जो है अच्छे होने लग गए। 1993 में भारत ने जब एलपीजी मॉडल अपना लिया था, उसके बाद भारतीय यूरोपियन संघ के बीच में जो व्यापार है उसमें वृद्धि हुई और इस वृद्धि का 1/3 निर्यात जो है भारत की ओर से जाने लगा। साथ साथ यहाँ पर देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जो पूंजीवाद काफ़ी ज़्यादा फैलाने में बात करते हैं। यहाँ पर हम जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, हॉलैंड ये देश देखते हैं जो कि पूंजी निवेश करने के लिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, भारत इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता भी है। साथ साथ यहाँ पर देखें यूरोपियन संघ जो है भारत को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन इंडिया लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे अब तक जो भारत है, ईयू की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ 1% ही भारत में कर पाया है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी विफलता है कि भारत ईयू को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी समस्याएं मौजूद है और साथ साथ भारत उससे अपना इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाया। जैसे जैसे भारत के और ईयू के संबंध सुधरेंगे वैसे वैसे भारत को आगे विश्व व्यापार में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत और यूरोपियन संघ के जो बाजार है वो लगातार एक दूसरे से व्यापार करने में लाभ नहीं उठा पाई, ये बात तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर देखेंगे भारत के कुछ संसाधन आधारित वस्तुएं जैसे कपड़ा, चमड़ा, मोती, ये सब भारत से बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन खरीदता है। अब यहाँ पर व्यापार से संबंधित भी कुछ विवाद है। यूरोपियन संघ द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंध भारत की निर्यात पर क्या करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक ऐसी यूनियन है जहाँ पर अगर आपको व्यापार करना है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, या फिर आपको कई सारे लॉस का सामना करना पड़ता है। उन लॉस को भारत कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं कर पाता, इस वजह से भारत पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन पे भारत पे टैक्स भी लगता है, जिसके कारण से भारत उनसे इतना अच्छा व्यापार या इतनी अच्छी डील, इतने अच्छे संबंध नहीं बना पाता। इसके अलावा कुछ हम वर्षों में देखें तो जो भारत है, भारत ने भी और उन देशों ने भी संरक्षणवाद की नीति अपना ली है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक है और कोविड-19 पेंडेमिक होने के कारण सभी देशों को पता है कि भाई बाहरी इन्वेस्टमेंट जितनी कम होगी उतना फ़ायदा होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे मल्टी फाइबर अरेंजमेंट MFA 1972 में भारत के कपड़े संबंधित भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, इसी वजह से भारत के उसके संबंध थोड़े से और भी ज़्यादा बिगड़ गए थे। इसके अलावा यूरोपीय संघ को निर्यात में भारत स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण मानक के रूप में बहुत सारी चीज़ें देता है। आई होप गाइज आप लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे जो आप लिखेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को दर्शाने में। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। चलिए गाइज, मिलते हैं हम आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।